मेरे हमारे स्टूडेंट अच्छा दसवीं विद्यार्थी, आज हम वीडियो का पांचवा भाग चैप्टर 10 देखेंगे। हमने 3 तक देख लिया था, आज हम देखेंगे उसके आगे। तो कह रहा है कि बिंब किस पेज नंबर आपको आ रहा है 181 पे। यहाँ पर पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 में सारणी में तीसरे पे आ जाइए। चौथे पर कह रहा है कि जो बिंब की स्थिति है वो C तथा F के बीच है। बिंब की स्थिति कहाँ है? तो बिंब की स्थिति है C तथा F के बीच। तो आपको लिखना है बिंब की स्थिति C तथा F के बीच। बिंब की स्थिति क्या है? C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। अब बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिंब की स्थिति कहाँ है? तो बिंब की स्थिति है C तथा F के बीच। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब होगा C से परे, C से परे, C से परे। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज विवर्धित बड़ा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? विवर्धित और बड़ा। प्रतिबिंब का साइज विवर्धित और बड़ा। फिर कह रहा है कि आप सभी जानते हैं जब अवतल दर्पण की आप बात करते हो, जब आप अवतल दर्पण की बात करेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता, वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ क्या आएगा? वास्तविक व उल्टा। ठीक है, क्या आएगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए अब आपको इसी का चित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हम आ जाते हैं, C से परे की बात कर रहा है तो C से जब परे की बात करेगा तो आप चित्र A और B में आ जाइए। पेज नंबर 182 पे, पेज नंबर 182 पे हमें करना क्या है? हमें इसका किरण आरेख खींचना है। क्या करना है? किरण आरेख खींचना है। चलिए हम किरण आरेख खींचते हैं। एक बार उत्तल दर्पण का खींचेंगे और एक बार अवतल दर्पण का खींचेंगे। आपको उसी प्रोसेस में चलना है। चलिए हम बारी बारी से खींचने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। चलिए आप एक पहले हम अवतल दर्पण खींचेंगे। इसका अवतल दर्पण का पहले किसका खींचेंगे? तो पहले हम खींचेंगे अवतल दर्पण का। चलिए अवतल दर्पण आप बना लीजिए ऐसा जैसा आप बनाते हैं। बना लिए। एक 20 लाइन ले लीजिए, इसका P नाम दे दीजिए, इसका F नाम दे दीजिए, इसका C नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए। अब करना क्या है? C से परे की बात कर रहा है तो एक रेखा आप यहाँ खींचिए, यहाँ आएगी और एक रेखा ऐसे निकल जाएगी। ये आपका चित्र बन गया। तो किसका किरण आरेख है? तो अवतल दर्पण का। और अब हम किसका किरण आरेख खींचेंगे? अब जो खींचेंगे वो आपका होगा उत्तल दर्पण का। चलिए उत्तल दर्पण किरण आरेख खींचिए। चलिए खींचते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किरण आरेख कैसे खींचेंगे? तो आपको पता है उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नाम लीजिए, आयत नाम लीजिए और यहाँ C नाम ले लीजिए। अब खींचना वैसा ही है, ऐसा हो गया। जरा आपको समझ में आया? चलिए अब हमें करना क्या स्टूडेंट? अब आप आ जाइए पेज नंबर 183 पर, पेज नंबर 183 पर आ जाइए। अब आपको खींचना है प्रतिबिंब। क्या खींचना है? प्रतिबिंब। पेज नंबर 183 पर आपको
क्या करना है, क्या खींचना है, तो आपको खींचना है प्रतिबिंब। चलिए हम प्रतिबिंब खींचते हैं। ठीक है, वस्तु क्या है, तो वस्तु है सी से परे। ठीक है, सी से परे का मतलब है सी से कहीं दूर होगी। तो चलिए अब हम सी से परे खींचते हैं। देखिए सी से परे का मतलब है सी से दूर। चलिए यहाँ तो दर्पण है, इसी में हम खींचेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ सी से परे, ये पी, ये एफ और ये सी, और वस्तु जो होगी आपकी यहाँ पर होगी, कहाँ होगी, यहाँ पर। ये अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी से परे, वस्तु कहाँ होगी, सी तथा एफ के बीच। चलिए हम वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखते हैं। ये सी हो गया और सी तथा एफ के बीच में वस्तु रखिए। वस्तु है ए और बी। वस्तु क्या है, ए और बी। वस्तु क्या स्टूडेंट, ए और बी। तो इतना समझ में आया। चलिए अब खींचते हैं। आपको पता है एक रेखा यहां से जाएगी, ठीक है, फोकस से मुझे समझ में आई ये बात, ठीक है, समझ में आया। अब एक रेखा यहां से आएगी, ये भी फोकस से जाएगी, यहां से गुजरेगी। देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा सी से परे, आप देख सकते हैं। अब प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है ना। इसी प्रकार से आपको खींचना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी का तो आप खींचेंगे ये स्टूडेंट, बाकी का तो आप खींचिए। अब हम यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग टार्च, सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों में होता है। टार्च, सर्च लाइट, आप सीरियल वगैरह में देखते होंगे, पुलिस वाले जो लाइट लेके चलते हैं सर्च लाइट है। सर्च लाइट, टार्च और वाहनों के अग्रदीपों में जो आपकी हेडलाइट होती है, आप गाड़ी में देखते हैं, वाहन अग्रदीपों में, इन सभी जगहों पर इसका उपयोग होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नाइट जिस दर्पण का उपयोग करता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो प्रयोग हुआ। इसके अलावा दांत का डॉक्टर जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह भी अवतल दर्पण होता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग
अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसा मैंने लिखा स्टूडेंट ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर पूछिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होगा, तो टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों दीपों में जो आगे लगा होता है उसमें नाई जिस दर्पण का उपयोग करता है उसमें भी अवतल दर्पण होता है। दांत का डॉक्टर जिस दर्पण का उपयोग करता है उसमें अवतल दर्पण होता है। सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने अवतल दर्पण की बात की थी, अब उत्तल दर्पण की कुछ बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो चलिए, अगर बिंब की स्थिति कहाँ पर हो, तो बिंब की स्थिति अगर अनंत पर हो, कहाँ पर बिंब की स्थिति अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बिंदुआकार का होगा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बिंदुआकार। देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि अवतल दर्पण में आपने देखा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा होगा। यही अंतर है दोनों में। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आप पेज नंबर 184 में आ जाइए, वहां पर आपको दिया गया है, मैं आपको बनाता हूं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है उत्तल दर्पण। क्या है ये आपका है उत्तल दर्पण। चलिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब कहाँ केंद्रित होगा, फोकस पे। ये P है, ये F है और ये क्या है, C है। उसी तरीके से इसकी तरफ भी F हो जाएगा और यहाँ भी C हो जाएगा। चलिए एक बिंब यहाँ से जाएगी, यहाँ रिटर्न हो जाएगी, एक बिंब यहाँ जाएगी, यहाँ रिटर्न हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ने वाले मार्ग पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब क्या है, बिंदु आकार का बना हुआ है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा आपको बुक में क्या दिया, आपको बुक में दिया स्टूडेंट पेज नंबर 184 पे है। अगला चित्र है, अगला दिया है कि हो रहा है कि प्रतिबिंब जो है, बिंब की स्थिति जो है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच है। फिर कह रहा है कि P और F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। P और F के बीच दर्पण के पीछे, P और F के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब आपको पता है कि आभासी और सीधा होता है। इतना आपको समझ में आया। चलिए अब हम इसका चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम चित्र बनाते हैं। कह रहा है यहाँ हम चित्र बनाएंगे इसका। ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। सॉरी ये आपका P है, ये आपका F है और ये आपका C है। इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर F हो जाएगा और यहाँ पर C हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आप इस चीज को जानते हैं। और अवतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, परावर्तक सतह के आगे बनेगा। तो देखिए क्या रहा है कि बिंब की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत और ध्रुव मतलब अनंत मतलब कहीं भी, ध्रुव मतलब ये, तो आप वस्तु कहीं भी रख सकते हैं। चलिए अब मैं वस्तु भी यहीं रख देता हूँ। ए भी एक वस्तु है, रख दिया। चलिए अब आपको करना क्या है,
एक किरण आपकी यहाँ जाएगी, एक किरण आपकी यहाँ जाएगी और दूसरी किरण आपकी, सॉरी स्टूडेंट वापस खींचते हैं, एक किरण आपकी यहाँ चली जाएगी और एक किरण आपकी यहाँ चली जाएगी। हुआ? बना? चलिए ये ऐसी दिशा होगी इसकी और ये ऐसे और ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, आपको कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि ये जो किरणें जहाँ जो काट देंगी यहाँ पर ऐसे ऐसे ले जाएंगी। पी और एफ के बीच बोला स्टूडेंट, आप पी और एफ के बीच ले जाए ऐसा। यहाँ मिल गया, यही आपको क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हमारे स्टूडेंट, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग होता है वाहनों के पश्च दीपों में। वाहनों के पश्च दीपों में, पश्च दीपों में यानी जो पिछला कांच होता है इसमें इसका उपयोग पश्च दृश्यों में, सॉरी स्टूडेंट पश्च दृश्य लिखा हुआ है, चाहे दृश्य लिखे चाहे दीप लिखे दोनों सही है। पश्च दृश्यों, वाहनों के पश्च दृश्यों में, वाहनों के पश्च दृश्यों में ड्राइवर क्या करता है? जब गाड़ी चलाता है स्टूडेंट, आप देखते होंगे कि साइड ग्लास, इसे आप साइड ग्लास भी कह सकते हैं, साइड ग्लास। देखते होंगे आपके पिताजी या भाई कोई गाड़ी वगैरह चलाते होंगे तो उनको पता होगा कि वाहन जब चलाया जाता है दोनों तरफ एक कांच लगा होता है हैंडल के, वहां पर इसका उपयोग होता है, आपको पता होगा क्यों? क्योंकि ताकि सुरक्षित वाहन चलाया जा सके। पीछे से कोई गाड़ी आ रही तो आप उस कांच में देखकर उस अनुसार गाड़ी चला सकते हैं। सुरक्षित वाहन ड्राइविंग करने के लिए इस साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्यों वाहनों में इसका उपयोग होता है? ताकि गाड़ी को सुरक्षित चलाया जा सके। अब प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए वाहनों के अग्र दीपों में वाहनों के पश्च दृश्य के लिए साइड ग्लास में उत्तल दर्पण बनाया जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण का ये एक उपयोग है, बेहतरीन उपयोग है। आपसे पूछेगा कि वाहनों के साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, तो आपके किताब में बड़ा बेस्ट आंसर दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अब हम आगे का कल के वीडियो में देखें। थैंक यू वेरी